हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज की न्यूज़पेपर एनालिसिस में। इस चैनल पे मैं आप सबके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्लिपिंग्स लेके आती हूँ ताकि आपका फोकस इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे रहे एंड एग्ज़ाम ओरिएंट होके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसका यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं एग्ज़ाम में, मैं वो आप सबको बताती हूँ। आज की लेक्चर से रिलेटेड जो PDF होंगी वैल्यू एडिशन की एंड जो क्वेश्चंस मैं देती हूँ प्रीलिम्स एंड मेंस के, मैं वो दे दूँगी आज भी टेलीग्राम चैनल पे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। स्टार्ट करते हैं आज के पहले कोट से। द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट योर फ्यूचर इज़ टू क्रिएट इट, यानी कि आप अपना भविष्य तभी प्रिडिक्ट कर सकते हैं अच्छे से जब आप उसे बनाएंगे, राइट? तो आपको भविष्य बनाना है, ये बोला था अब्राहम लिंकन ने। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, यानी कि कल जो मैंने पढ़ाया था वो आप सबने रिवाइज किया है या नहीं, इससे पता चलेगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच गैस इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इन द अर्थ्स स्ट्रेटोस्फीयर? कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती है स्ट्रेटोस्फीयर की ओजोन लेयर को ख़राब करने के लिए या उसे डिप्लेट करने के लिए? बताया था कल मैंने, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। विच इंटरनेशनल ट्रीटी साइंड इन 1987? आप वीडियो पॉज करके इनके आंसर्स भी दे सकते हैं। Which international treaty signed in 1987 aimed to phase out the production and use of substances that deplete the ozone layer? ठीक है, ओजोन लेयर को जो ओजोन लेयर को जो डिप्लीट करने में जिस एक प्रोडक्शन जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, उसका प्रोडक्शन वगैरह फेज आउट करने की बात करी गई थी, धीरे धीरे एलिमिनेट करने की बात करी गई थी। कहाँ पे? मॉन्ट्रियल ठीक है। ये वाली सारे क्वेश्चंस मैंने कल करवाए थे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है? नेचुरल गैस इमिटेड बाय वोल्केनोस? नो। ग्रीन हाउस गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग? मैन मेड केमिकल्स यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन एंड एरोसोल प्रोपेलेंट्स, प्रीकर्सर टू एसिड रेन फॉर्मेशन? नो। ठीक है। ये ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी इसका मेन जो रीज़न है, ये क्या है? ये केमिकल है एक्चुअली, जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है, ओजोन लेयर को हार्म पहुंचाता है। ये एक मैन मेड केमिकल है जो रेफ्रिजरेशन फ्रिजेस में एंड एरोसोल प्रोपेलेंट्स में, फोम को बनाने में, इन सब में यूज़ किया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुई थी तो उसी कन्वेंशन में ये सारी चीज़ें मना की गई थी कि क्लोरोफ्लोरो का बहुत कम से कम यूज़ करेंगे या फिर ऑल्टरनेटिव्स आप ढूंढेंगे, इसका यूज़ नहीं करेंगे। हाउ डू क्लोरोफ्लोरोकार्बन कॉन्ट्रीब्यूट टू द ओजोन लेयर डिप्लेशन? यानी कि ओजोन लेयर से जितने भी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बनते हैं ना यहाँ से, वो यहाँ पे सॉल्व हो सकते हैं। हाउ डू क्लोरोफ्लोरोकार्बन कॉन्ट्रीब्यूट टू द ओजोन लेयर डिप्लेशन? by trapping heat in the atmosphere, by causing acid rain, by releasing chlorine atom। ये मैंने कल आपको बताया था कि क्लोरीन के एटम्स को रिलीज़ करता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और वो ऑक्सीजन को, यानी कि ऑक्सीजन ओजोन होती है 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, जब क्लोरीन इनसे रिएक्ट करती है तो मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में आपको ऑक्सीजन मिलती है, सेपरेट ऑक्सीजन मिलती है, ओजोन नहीं। और स्ट्रेटोस्फेयर में अगर आपको ऑक्सीजन मिलेगी तो वो हम सब के लिए हार्मफुल है, ओजोन लेयर वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, ख़त्म हो सकती है, एंड सन की जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो हम तक पहुँच जाएंगी, जिससे स्किन कैंसर होने के ज़्यादा दिक्कत रहेंगे, राइट? तो ऑक्सीजन ट्रोपोस्फेयर में हो ज़्यादा अच्छा है हमारी ब्रीदिंग के लिए, लाइफ के लिए, पर स्ट्रेटोस्फेयर में हो तो नुकसान है। ओजोन, वहीं ओजोन की बात करें तो ट्रोपोस्फेयर में अगर मिले, क्योंकि व्हीकुलर इमिशंस वगैरह जब रिएक्ट करती हैं गैसेस एक दूसरे से तो वो ओजोन को भी क्रिएट करती है, तो इससे अस्थमा वगैरह की डिजीज़ेस हो सकती हैं। तो ओजोन अगर ट्रोपोस्फेयर में मिले तो हार्मफुल है, वहीं ओजोन अगर स्ट्रेटोस्फेयर में मिले तो अच्छा है। ठीक है, ये वाला आपको बेसिक समझना होगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं प्रीलिम्स के लिए। यहाँ पे क्या स्पेशल सेशन होगा 5 डे का, ठीक है, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में स्पेशल सेशन करवाया जाएगा।
स्पेशल सेशन पे अब ऑपोजिशन बिल्कुल परेशान है कि मोदी जी पता नहीं क्या सोच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है अपने सबके लिए पढ़ना स्पेशल सेशन क्या होता है। हमारे संविधान ने स्पेशल सेशन टर्म यूज़ नहीं किया है। कुछ कुछ समय पे स्पेशल सेशन करवाया जाता है, जैसे कि कुछ नेशनल माइलस्टोन्स हो गए, इंडियन इंडिपेंडेंस का कुछ कुछ सेलिब्रेशन होता है, तब ये जो स्पेशल सेशंस होते हैं ये करवाए जाते हैं। आर्टिकल 85(1) क्या कहता है? द प्रेजिडेंट शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम समन ईच सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि वो जहाँ पे चाहे जिस टाइम चाहे प्रेसिडेंट क्या करेगा? समन करेगा सेशन को। यही लिखा है आर्टिकल 85(1) में। उसी के हिसाब से स्पेशल सेशन को कंडक्ट किया जाता है, समन किया जाता है। ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स इसके चेयरपर्सन होंगे। ठीक है, स्पेशल सेशन के बारे में संविधान में कोई खास बात नहीं कही गई है या कोई अलग से नहीं मेंशन किया गया है। तो कन्वेंशन क्या है कि ये 85(1) आर्टिकल से ही चलता है। Presiding officer can also direct that proceedings of their respective houses would be limited, यानी कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स है वो ये डायरेक्ट कर सकते हैं कि लिमिटेड होगी कुछ प्रोसीडिंग्स, राइट। कि जैसे कि एमपी को ना उस समय क्वेश्चन आवर अवेलेबल नहीं होता। ऑपोजिशन इसीलिए परेशान है कि पता नहीं ये नॉर्मल सेशन है कि स्पेशल सेशन है, क्योंकि अगर स्पेशल सेशन हुआ तो वो लोग क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे, राइट। और अगर नॉर्मल सेशन हुआ तो क्वेश्चन आवर होगा, क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो स्पेशल सेशन में क्या बोला जा रहा है कि बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट बिल्स यहाँ पे रखे जाएंगे। ऑपोजिशन को क्वेश्चन करने का राइट भी नहीं होगा क्योंकि स्पेशल सेशन वो सेशन है, एंड वो बिल फिर पास कर दिए जाएंगे। ठीक है, ऑपोजिशन को इस बात का डर है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स एंड मेंस जीएस पेपर 1 के लिए शांति निकेतन और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर दिया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन, द यूनिवर्सिटी टाउन इन वेस्ट बंगाल, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, शांति निकेतन कहाँ है? सबसे पहले तो वेस्ट बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट है। ये आपके वन लाइनर करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। अनाउंस किया गया था रियाद सऊदी अरेबिया के द्वारा जो 45th सेशन हो रहा था हेरिटेज कमेटी का। ठीक है, जो शांति निकेतन है वो सुंदरबन नेशनल पार्क एंड दार्जिलिंग माउंटेन के बाद, जो दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे है उसके बाद रखा गया है। दुर्गा पूजा को यहाँ पे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है, जो दुर्गा पूजा होती है बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, उसको भी यहाँ पे इंटेंजिबल हेरिटेज के रूप में रखा गया यूनेस्को की साइट में। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है? शांति निकेतन एंड यूनेस्को इस्टेब्लिश किया गया था 1901 में बाय नोबेल लॉरेट। शांति निकेतन वॉज अ रेजिडेंशियल स्कूल। ये रेजिडेंशियल स्कूल हुआ करते थे, सेंटर फॉर आर्ट बेस्ड ancient Indian traditions and a vision of unity, humanity, transcending religions and cultural boundaries। यानी कि यहाँ पे मानवता की एकता को दिखाया गया था शांति निकेतन में। एक रेजिडेंशियल स्कूल थे जहाँ पे हर रिलीजन से हर कल्चर के लोग आके पढ़ाई करते थे, राइट। अ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी विश्व भारती वॉज एस्टैब्लिश्ड है, यानी कि शांति निकेतन में ही वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है। कौन सी? विश्व भारती को इस्टेब्लिश किया गया था 1921 में। ये वाले छोटे छोटे फैक्ट आप लोगों के लिए ज़रूरी हैं प्रीलिम्स के लिए। शांति निकेतन इस्टेब्लिश किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। शांति निकेतन इज़ डायरेक्टली एंड टेंजिबली एसोसिएटेड विद द लाइफ वर्क्स एंड विजन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ये बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट में ये बिल्कुल एक लीडिंग रोल प्ले किया है। किन्होंने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। It exhibits the crystallization of their ideas and of internationalism, humanism, inclusiveness, environmentalism and pan-Asian modernism। जब आप GS पेपर 4 के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जब आप कुछ लिखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर, फिर आप एक एग्जाम्पल देंगे कि उन्होंने शांति निकेतन इस्टेब्लिश किया इन वैल्यूज़ को आगे बढ़ाने के लिए।
इंटरनेशनलिज्म, ह्यूमनिज्म, इंक्लूसिवनेस, इन्वायरमेंटलिज्म, राइट, एंड पैन एशियन मॉडर्निज्म, इन सबको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की। ये वाला न्यूज़ से इम्पॉर्टेंट चीज़ें निकालनी होती हैं, लाइक कि ये वाली लाइंस आपके जीएस पेपर 4 के लिए इम्पॉर्टेंट है, ऊपर वाला कुछ फैक्ट है वो आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये ऐसे कुछ यहाँ पे न्यूज़ को एनालिसिस किया जाता है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है अब यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी। यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशल एजेंसी है। बिल्ड पीस थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, साइंसेज एंड कल्चर। ठीक है, एक एजेंसी है जो कोऑपरेशन बढ़ाती है शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में एंड कल्चर के क्षेत्र में, संस्कृति, राइट। यूनेस्को हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका है? पेरिस में। ठीक है, 193 मेंबर्स हैं, 11 एसोसिएट मेंबर्स हैं। वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन एंड लिस्ट, World Heritage Convention 1972 links together the concepts of nature conservation and preservation of cultural properties. जैसे कि कंचनजंगा है सिक्किम में, उसे इंक्लूड किया गया था, तो ये मिक्स्ड रखा गया कि वहाँ पे कल्चर भी बहुत रिच है और नेचर का हेरिटेज भी वहाँ पे बहुत रिच है, नेचर की धरोहर भी बहुत रिच है। State parties of the convention are encouraged to integrate the protection of the cultural and natural heritage into regional planning programs. यानी कि इसमें क्या होता है, हेरिटेज में रखकर, ये यानी कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में रखकर उन साइट्स को रीजनल प्लानिंग को बढ़ावा दिया जाता है कि हाँ, उन साइट के नेचर को, कल्चर को कैसे कंजर्व किया जाए, वर्ल्ड हेरिटेज फंड को कैसे मैनेज करना है, ये कन्वेंशन डिसाइड करता है। भारत से कुछ साइट्स डिसाइड की गई हैं, मतलब रखी गई हैं यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में। हरप्पन सिटी धोलावीरा 48 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। रमापा टेम्पल, पिछले साल न्यूज़ में था रमापा टेम्पल, तेलंगाना, ये 39 है। कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये मिक्स्ड है, मिक्स्ड हेरिटेज साइट है। मिक्स्ड कौन सी होती है? जो नेचर भी हो जहाँ पे एंड कल्चर भी हो। इन 2022 ये वाले कुछ इम्पॉर्टेंट कुछ फैक्ट है इंडिया से रिलेटेड जो आपको याद करने ज़रूरी हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नॉमिनेटेड सैक्रेड एंजेम्बलम्स ऑफ होयसालास टेम्पल वर्ल्ड हेरिटेज साइट फॉर 2022 टू 2023। नॉमिनेट किया गया था जो होयसाला टेम्पल थे, राइट, होयसाला डायनेस्टी के, वो यहाँ पे रखा गया। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ से हो जाता है शांति निकेतन के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट। उन्होंने वैल्यूज़ कौन कौन सी दी हैं, कौन कौन से वैल्यूज़ एग्जिबिट की हैं, वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके जीएस पेपर 4 के लिए। एंड यूनेस्को यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके प्रीलिम्स के लिए। कुछ फैक्ट जानने ज़रूरी होते हैं यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए, राइट। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है पीएम विश्वकर्मा स्कीम। ये वाला इम्पॉर्टेंट आपके प्रीलिम्स के लिए जीएस पेपर 2 वुलनरेबल सेक्शन, क्योंकि यहाँ पे एसटीज, एससीज, ओबीसीज, जो ट्रेडिशनल जो शिल्पकार हैं, ठीक है, उनकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो ये वुलनरेबल सेक्शंस हो गए जिन पर ध्यान नहीं दिया गया था अभी तक। जीएस पेपर 3 में अगर आप स्किल डेवलपमेंट कहते हैं तो भी आप विश्वकर्मा स्कीम का मेंशन करेंगे, राइट। फर्स्ट अनाउंस की गई थी विश्वकर्मा स्कीम इंडिपेंडेंस डे के दिन, इस वाली स्पीच के दिन जब हुआ था 15 अगस्त को। उस दिन पीएम ने बोला कि विश्वकर्मा योजना आएगी जिसमें मार्जिनलाइज्ड जो इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस हैं, सोशली बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं लाइक ओबीसीज, इनको क्या देंगे? सहारा देंगे, ताकि उनके जो ट्रेडिशनल स्किल्स हैं, जो उन्हें उनके दादा बाबा से मिली है, उसे और बढ़ावा दिया जा सके। द स्कीम आउटले इसका कितना है? 13,000 करोड़, फुल्ली फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। 13,000 करोड़ और फुल्ली फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। विश्वकर्मा कौन थे? इसका नाम विश्वकर्मा क्यों रखा गया है स्कीम का? विश्वकर्मा एक हिंदू माइथोलॉजी में एक आर्किटेक्ट थे, आर्किटेक्ट ऑफ द गॉड्स,
वॉज द डिवाइन कारपेंटर मास्टर क्राफ्ट्समैन, यानी कि जो बहुत बड़े बड़े महल बनवाए जाते थे जब राजा महाराजा थे, जब द्वापर युग वगैरह था, तो क्या होता था, ये महल बनाते थे, ठीक है, आर्किटेक्चर का काम ये करते थे। इसीलिए एंशियंट इंडिया को एक इंस्पिरेशन के रूप में वो देखते हुए इस स्कीम का नाम विश्वकर्मा रखा गया। हाउ प्रोफेशनल्स, यानी कि जो मतलब एलिजिबल इन सब के लिए कौन है, ठीक है, जिन पे स्किल्स तो हैं, यानी कि ट्रेडिशनली उन पे स्किल्स जनरेशन टू जनरेशन आती नहीं है, बट उनके पास ट्रेनिंग नहीं है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं है, अपग्रेडेशन नहीं है, मॉडर्न टूल्स नहीं है, ठीक है, मार्केट बहुत दूर पड़ जाता है उनके लिए, डिस्टेंस है मार्केट तक का, अवेलेबिलिटी ऑफ लिटिल कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट, छोटी सी इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाती उनकी तरफ से। इंक्लूड करते हैं कारपेंटर्स, बोट मेकर्स, ब्लैक स्मिथ्स, हैमर, टूल किट, लॉक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, ये सारे वहाँ पे कॉबलर्स, जो मोची वगैरह हो गए, डॉल मेकर हो गए, टॉय मेकर्स हो गए, ठीक है, ये सब इन सब को इंक्लूड किया जाएगा, जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन इनका बहुत बढ़ेगा अगर इन पे क्या हो, इन्वेस्ट करे सरकार, ठीक है। Under this scheme, the Vishwakarma will be registered for free through Common Services Center using biometric based PM Vishwakarma portal. They will then be provided recognition through the PM Vishwakarma. उन्हें सर्टिफिकेट ID मिलेगा, स्किल अपग्रेडेशन का सर्टिफिकेट मिलेगा, और उन्हें एक इंसेंटिव मिलेगा, 15,000 रुपीज़ का क्रेडिट मिलेगा अप टू 1 लाख, ठीक है, ताकि वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सके, अपने जो स्किल्स हैं उसके अपग्रेडेशन में इन्वेस्ट कर सके। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है, अब ये वाला आप देखेंगे कि PM विश्वकर्मा आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है, उसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट, राइट। और आप लिखेंगे जब GS पेपर 2 में कोई वुल्नरेबल सेक्शंस की बात आती है या स्किल डेवलपमेंट की बात आती है, तो भी लिखेंगे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राइट। उसके साथ साथ आप रिसेंटली एडेड PM विश्वकर्मा भी लिखेंगे। ऐसे आपको न्यूज़ से एक्सट्रैक्ट करना होता है कि कौन सी चीज़ प्रीलिम्स के लिए काम आ सकती है, कौन सी GS पेपर्स के लिए और कौन सी essay के लिए। ऐसे में भी अगर आप एक पॉजिटिव अप्रोच आप दिखाएंगे, स्पेशली कंक्लूजन में, स्किल अपग्रेडेशन में, तो आप ये लिखेंगे कि हाँ, एक कलेक्टिव एक्शन लिया जा रहा है इंडिया की डेमोग्राफी को यूटिलाइज करने के लिए, जिसके लिए PM विश्वकर्मा स्कीम भी आई है। ऐसे आपको लिखना है, ये वाले इम्पॉर्टेंट हो जाता है कुछ अट्रैक्टिव लाइंस के लिए, अट्रैक्टिव स्कीम्स के लिए। और करंट अफेयर, ये एग्जामिनर को दिखाएगा कि आप करंट अफेयर से कितने अपडेटेड हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है GS पेपर 2 के लिए एजुकेशन, न्यूट्रिशन एंड जब इंडिया G20 एंड साउथ जो अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड करने की बात होगी, आप तब भी ये थोड़ा बहुत मेंशन करेंगे। India's G20 presidency will be remembered as a catalyst in reshaping the mindset of developed nation, राइट। यानी कि इंडिया ने जो G20 की प्रेसिडेंसी इस बार ली थी और अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड करने की बात, ये दिखाता है कि इंडिया कितना इंक्लूसिव सोचता है, ठीक है। अगर इंडिया की प्रेसिडेंसी हो, वो लीडरशिप हो, तो वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़ को आवाज़ मिलेगी, राइट। एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर हो पाएगा। ये वाला आपको लिखना है GS पेपर 2 में। अब G21 हो गया है, वो विल नाउ कंप्राइज 84% ऑफ वर्ल्ड्स मतलब पॉपुलेशन। अब अफ्रीकन यूनियन को की बात हो रही है, वहाँ पे भी पॉपुलेशन है, तो अब 84% हो रही है G20 की, राइट। होम टू नियरली 69.4% ऑफ द वर्ल्ड्स अंडर नरिश्ड पीपल, अंडर नरिशमेंट भी है यहाँ पे। तो मेन जो इस एडिटोरियल में ऑथर ने डिस्कस किया है, मैल न्यूट्रिशन एंड अंडर नरिशमेंट, बट इसके जो पॉइंट्स हैं वो स्पेसिफिकली आप लिख सकते हैं GS पेपर 2, जब
मैल न्यूट्रिशन हेल्थ की बात होगी या जीएस पेपर 3 में भी इसका कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तब भी आप लिखेंगे। एग्रीकल्चर सिक्योरिटी की बात अब जब लिखेंगे, फोर्टिफिकेशन की बात अब जब लिखेंगे, तो भी आप ये वो नोट करेंगे। The key question for the Global South is how can it steer the world towards food and nutritional security in the face of climate change? ठीक है, क्लाइमेट चेंज जैसे जैसे इतना ट्रिगर हो रहा है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ से, उसमें हम फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को कैसे रख सकते हैं पास में। फर्स्ट, कीपिंग इंटरनेशनल बॉर्डर्स ओपन फॉर एग्रीकल्चर ट्रेड इज़ द नीड ऑफ द आवर, ये आपको लिखना है। In this context, it is worth noting that in the last 3 years, India ने export किए हैं 85 million tons of cereals to the world. इसमें आप इंडिया का रोल दिखाएंगे कि इंडिया एक्सपोर्ट कर रहे हैं सीरियल, ताकि क्या हो, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को इस्टेब्लिश किया जा सके, सिक्योर किया जा सके, राइट। सेकेंड स्टेप क्या है कि क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए ना हमें लॉस एंड डैमेज फंड हमें यूज़ करना होगा, ठीक है। $100 billion फॉर द लॉस एंड डैमेज कॉज बाय क्लाइमेट चेंज, डेवलप्ड कंट्रीज़ का इसमें पार्टिसिपेशन चाहिए होगा। ये मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन एफर्ट्स को और बढ़ावा देगा डेवलपिंग कंट्रीज़ में। Subsequently, the World Bank could play a catalytic role in mobilizing funds from the private sector to address the global challenges. ये सारी आपको keywords बहुत important है कि poverty reduction के लिए प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ का पार्टिसिपेशन चाहिए होगा मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन के लिए। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी बॉर्डर्स हैं वर्ल्ड के, वो ओपन रखने होंगे, ठीक है। The African inclusion of G20 challenged posed by the rapid population growth, persistent poverty, widespread undernourishment become more serious. अब यहाँ पे क्या है, initiating a comparative analysis between India and Africa could foster South learning, ठीक है। हमसे साउथ वो अफ्रीका सीख सकता है, राइट, ताकि फूड सिक्योरिटी को सस्टेनेबल तरीके से बढ़ाया जाए, पॉलिसीज़ को मोर न्यूट्रिशन सेंसिटिव रखा जाए, ठीक है। बायो फोर्टिफिकेशन हो, जैसे कि इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च विद हार्वेस्ट प्लस प्रोग्राम, ये वाला आप मेंशन करेंगे जब आप फोर्टिफिकेशन पे कोई आंसर लिखेंगे, हार्वेस्ट प्लस प्रोग्राम। And the Indian Council for Agricultural Research have developed new varieties of nutrition rich staple food crops. These include iron and zinc biofortified जो मिलेट होता है, ठीक है। जिंक फोर्टिफाइड यहाँ पे राइस एंड व्हीट होंगे, बीन्स को फोर्टिफाइड किया जाएगा। ये आप थोड़े बहुत एग्जाम्पल लिखेंगे जब आप फोर्टिफिकेशन पे, अंडर नरिशमेंट में, मैल न्यूट्रिशन पे या फूड सिक्योरिटी पे आंसर लिखेंगे, ठीक है। इंडिया का कोऑपरेशन चाहिए होगा अफ्रीकन कंट्रीज से, ताकि मैल न्यूट्रिशन को रिड्यूस किया जा सके, ख़त्म किया जा सके, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो 2030 तक कि एलिमिनेटिंग हंगर, यानी कि हंगर एंड मैल न्यूट्रिशन को एलिमिनेट करो, वो अचीव हो सकता है। ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सबके लिए कंक्लूजन के लिए, ठीक है। जब आप लोग कंक्लूजन लिखेंगे तो ये वाली लाइन से इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि इंट्रोडक्शन में मैं क्या लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, मेरे कौन से काम की चीज़ है बॉडी के लिए एंड कंक्लूजन के लिए। जब आप आंसर को स्ट्रक्चर करते हैं तो आपको ये सोचना है, ठीक है। आवर एम्पेरिकल एनालिसिस ऑफ ICR using the latest unit level of NFHS डेटा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्या कहता है कि हाईलाइट्स द मदर एजुकेशन, कि अगर मदर एजुकेट होगी ना, पर्टिकुलरली जो हायर एजुकेशन होती है 12th या उसके बाद भी, तो मदर का नॉर्मल जो BMI इंडेक्स है ना वो स्ट्रॉन्ग होता है, और चिल्ड्रन का भी जो अंडर न्यूट्रिशन है उसे रिड्यूस करता है,
ठीक है, वो सुना है आपने कि मदर जागरूक रहेगी, अगर फीमेल जागरूक रहेगी तो वो पूरी फैमिली को जागरूक करेगी, राइट, शिक्षित करेगी. एजुकेटेड वुमेन आर मोर इन्फॉर्म्ड अबाउट न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर. ठीक है, जो शिक्षित महिलाएं होती हैं उन्हें पता होता है कि कौन सा न्यूट्रिशन, कौन सा हेल्थ केयर, अवेयरनेस होती है इस बारे में, तो वो अपनी जो मैरिजेस हैं वो डिले भी कर सकती है एंड बहुत ही फ्यूअर चिल्ड्रन एंड हेल्दियर बेबीज़ रख सकती हैं, राइट. इसीलिए गर्ल्स को एजुकेट करना ज़रूरी है. तो स्कॉलरशिप दी जानी चाहिए. यहाँ पे इन्होंने रिकमेंड किया है कि स्टार्ट द स्कॉलरशिप विथ 500 पर मंथ फ्रॉम क्लास 9th एंड इंक्रीज इट ग्रेजुअली to ₹1000 per month till the end of graduation and post graduation. ये वाला आप पॉइंट लिख सकते हैं कि एक्सपर्ट्स ये रिकमेंड करते हैं. ठीक है, आपको अपनी तरफ से कोई रिकमेंड नहीं करना कि आप 500,000 रुपये आप रिकमेंड कर रहे हैं. नो, आप बोलेंगे कि एक्सपर्ट ये चीज़ रिकमेंड करते हैं. दिस कैन ड्रामेटिकली रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट्स अमंग वुमेन इन सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन. अगर आप उन्हें स्कॉलरशिप देंगे, उन्हें इंसेंटिव्स देंगे, तो वो क्या करेंगे, ड्रॉप आउट नहीं करेंगे. दीज फाइंडिंग्स नीड टू बी शेयर्ड. यानी कि मदर की एजुकेशन, फीमेल एजुकेशन यहाँ पे कितनी इंपॉर्टेंट है ना, ये इसका डाटा हमें फाइंडिंग्स शेयर करना होगा अफ्रीकन नेशंस के साथ भी, ताकि ग्लोबल साउथ का कोलैबोरेशन हो सके. वॉश एंड सैनिटेशन, हाइजीन पे भी हमें ध्यान रखना होगा. वॉश इनिशिएटिव्स, ठीक है, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान है, उसमें क्या हुआ, जो बाहर शौच करने से मना कर दिया गया, राइट. एक बिल्कुल मास कैंपेन बना दिया गया था कि हर जगह हर घर में टॉयलेट हो, राइट. सेलिब्रिटीज़ का पार्टिसिपेट रहा है, दरवाज़ा बंद करो. ये वाली चीज़ें आपको नोट करनी है कि कैसे मास पार्टिसिपेशन से, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से हम एक बड़ी चीज़ को अचीव कर सकते हैं. ठीक है, वो अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी होना चाहिए. ये एक बिल्कुल हॉलमार्क होगा कि इंडिया ने जो अफ्रीका के इंक्लूज़न की बात करी है, वो हॉलमार्क होगा हमारी प्रेसिडेंसी का. ठीक है, कि इंडिया ने इंक्लूड करवाया. और फूड एंड न्यूट्रिशन चैलेंज पे भी हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर हम अफ्रीका को इंक्लूसिव बनाना चाहते हैं, अफ्रीका को मतलब ला के G20 में, तो हमें उनकी प्रॉब्लम्स पे ध्यान देना होगा. उनकी जो माल न्यूट्रिशन वाली प्रॉब्लम है, फूड सिक्योरिटी की जो प्रॉब्लम है, वो देखनी होगी. ठीक है, तभी G20 सफल हो पाएगा, G21 सफल हो पाएगा, राइट. अफ्रीकन यूनियन के बाद अब वो G21 बन गया है. ठीक है, उसकी सफलता तभी होगी जब आप अफ्रीकन नेशंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करें कोऑपरेशन के साथ. ठीक है, आज के लिए न्यूज़पेपर में था बस इतना ही. आपको ऐसे करके क्या करना है, इम्पॉर्टेंट चीज़ें निकालनी है अपने न्यूज़पेपर से. कौन सी प्रीलिम्स में, कौन से GS पेपर्स में या ऐसे में आप यूज़ कर सकते हैं. ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपका एक दिन का भी नहीं छूटेगा और कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं छूटेगी. ठीक है, और आप कुछ अट्रैक्टिव लाइंस, एक परसेप्शन आप क्रिएट कर पाएंगे अपने इंटरव्यू के लिए. लेक्चर से रिलेटेड ये वाली जो वैल्यू एडिशन की PDF है विदाउट एनोटेशन, वो मैं दे दूंगी टेलीग्राम चैनल पे. क्वेश्चन मैं आज की लेक्चर से रिलेटेड दे दूंगी प्रीलिम्स एंड मेंस के, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी. तो मिलते हैं कल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच.